रीविजिट बुक्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों को छोटे छोटे ज्ञान में बदलते हैं जिनका आप हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं वो है एमिली ऑस्टिन की स्मार्टर। हम्म। और मतलब इसका कवर देखकर लगता है कि ये एक और प्रोडक्टिविटी किताब होगी, पर ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। हाँ, बिल्कुल। ये उन लोगों के लिए जो महत्वाकांक्षी तो हैं, बड़े सपने देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ये डर भी लगता है कि इस दौड़ में वो खुद को ही ना खत्म कर दें। सही कहा। ये सिर्फ और ज्यादा काम करने के बारे में नहीं, बल्कि बेहतर तरीके से काम करने के बारे में है। और इस बात को समझने के लिए मुझे लगता है लेखिका की अपनी कहानी जानना बहुत जरूरी है। एमिली ऑस्टिन कोई थ्योरिस्ट नहीं है, उन्होंने ये सब खुद जिया है। हम्म। आज वो एक $multi-million पीआर एजेंसी चलाती हैं। रेड बुल, स्पैंक्स जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स उनके क्लाइंट्स हैं। लेकिन उनकी शुरुआत मतलब बिल्कुल ऐसी नहीं थी। नहीं थी। उन्होंने अपने 20वां दशा में बहुत कुछ झेला है। चिंता, डिप्रेशन, पीटीएसडी, ओसीडी। हाँ, बहुत सारी गंभीर मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियां थीं। यहाँ तक कि उन्होंने यूनिवर्सिटी में आत्महत्या का प्रयास भी किया था। और शायद वही एक पल था जिसने सब कुछ बदल दिया है ना। जी, उस अनुभव के बाद उन्होंने खुद से वादा किया कि अगर जीना है तो किसी और तरीके से जीना होगा। बिल्कुल। तो ये किताब असल में उनके उस एक दशक के अनुभवों का एक निचोड़ है। वो सिस्टम्स जो उन्होंने खुद को ठीक करने और फिर सफल होने के लिए बनाए। उनकी एक लाइन मुझे बहुत पसंद है जो इस पूरी किताब का सार है। अगर आप नहीं जानते कि किसका पीछा करना है तो खुद का पीछा करें। क्या बात है। हाँ, ये किताब उन्हीं बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर बनाए गए सिस्टम्स की कहानी है। तो फिर ये किताब असल में है किसके लिए? किसे इसे जरूर पढ़ना चाहिए? मुझे लगता है ये हर उस इंसान के लिए है जो महसूस करता है कि समाज उनसे मतलब विरोधाभासी उम्मीदें रखता है। हाँ, खासकर महिलाओं के लिए तो ये बहुत ही रिलेटेबल है। बिल्कुल। समाज कहता है सफल बनो पर ज्यादा दिखावा मत करो, एक अच्छी माँ बनो लेकिन काम पर उसका असर नहीं दिखना चाहिए, फिट रहो, पतली रहो लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं। ये लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होती। और इसी सबके बोझ तले इंसान बर्नआउट की तरफ चला जाता है, मतलब पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से थक जाना। सही। तो ये किताब उन लोगों के लिए है जो हर सुबह थके हुए उठते हैं, जिन्हें लगता है कि उनकी कीमत बस इस बात में है कि वो कितना काम करते हैं। अगर कोई उस व्यस्त जिंदगी और एक पूर्ण जिंदगी के बीच का फर्क समझना चाहता है तो ये किताब एक गाइड की तरह है। एकदम सही कहा। ये जो हसल कल्चर का इतना शोर है ना, उसके बीच में एक शांत आवाज है जो कहती है 1 मिनट रुको, सांस लो, एक बेहतर तरीका भी है। तो चलिए उसी बेहतर तरीके की तरफ बढ़ते हैं। किताब का पहला और शायद सबसे जरूरी आइडिया है अपनी सुबह को नियंत्रित करें। अब ये सुनकर तो लगता है कि हाँ ठीक है, जल्दी उठो, पर ये उससे कहीं ज्यादा है ना। अरे बहुत ज्यादा। ये जल्दी उठने की जिद के बारे में है ही नहीं। ये है अपने शरीर की जो प्राकृतिक घड़ी है, जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं, उसका सम्मान करने के बारे में। अच्छा। लेखिका अपनी ही एक कहानी बताती हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने झूठ बोला कि वो सुबह 7 बजे उठती हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि भाई सफल लोग तो जल्दी उठते हैं। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उनका शरीर और दिमाग 8 बजे उठने पर सबसे अच्छा काम करता है। वो ज्यादा खुश और ऊर्जावान महसूस करती हैं। तो पहला सबक तो यही है कि जो किसी और के लिए काम करता है जरूरी नहीं वो आपके लिए भी करे। बिल्कुल। हम सब एक दूसरे की सफलता की रेसिपी कॉपी करने में लगे रहते हैं, ये सोचे बिना कि हमारे अपने इंग्रेडिएंट्स ही अलग हैं। हाँ, और किताब में सुबह के छोटे छोटे फैसलों को कम करने की बात भी है। उसका क्या मतलब है? उसका सीधा संबंध है डिसीजन फिटीक से, यानी फैसले लेने से होने वाली दिमागी थकान। सोचिए, हमारी फैसले लेने की क्षमता एक मसल की तरह है। सुबह एकदम ताज़ा होती है, लेकिन हर छोटे बड़े फैसले के साथ क्या पहने, नाश्ते में क्या खाएं, कौन सा ईमेल पहले देखें, वो थकती जाती है। अच्छा। इसीलिए एमिली कहती हैं कि रात में ही अपने कपड़े और नाश्ता तय कर लो। वो असल में सुबह के लिए आपकी सबसे कीमती दिमागी ऊर्जा बचाने की बात कर रही हैं। ताकि वो ऊर्जा उन फैसलों पर लगे जो सच में मायने रखते हैं। और दिन की शुरुआत एक छोटी सी जीत से करना, जैसे अपना बिस्तर बनाना, ये सुनने में तो बहुत ही मामूली लगता है। मामूली लगता है, पर इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत शक्तिशाली है। जब आप सुबह उठते ही एक काम पूरा करते हैं, चाहे वो बिस्तर ठीक करना ही क्यों ना हो, तो आपका दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है। अच्छा, वो फील गुड केमिकल। हाँ, वो आपको खुशी और संतुष्टि का एहसास देता है। और वो छोटी सी जीत बाकी दिन के लिए एक एक मोमेंटम सेट कर देती है। आपके दिमाग को सिग्नल मिलता है कि मैं कंट्रोल में हूं, मैं चीजें पूरी कर सकता हूं। तो ये पूरी तरह से मानसिकता बनाने की बात है। और शायद यहीं से किताब का अगला बड़ा आइडिया जुड़ता है, अपनी मानसिकता को कमी से प्रचुरता की ओर ले जाना, स्कैसिटी से अबंडेंस की तरफ।
इसे थोड़ा और समझाएंगे? जरूर, ये इस किताब का दिल है, मैं कहूंगा। कमी की मानसिकता या स्कैसिटी माइंडसेट ये विश्वास है कि दुनिया में हर चीज लिमिटेड है। अवसर, पैसा, सफलता, सब कुछ। मतलब अगर किसी और को कुछ मिला तो वो मेरे हिस्से से गया। बिल्कुल, एक जीरो सम गेम की तरह, जहां किसी की जीत आपकी हार है। इस मानसिकता के साथ आप हमेशा असुरक्षित महसूस करते हैं। आप दूसरों से जलते हैं, आप जोखिम लेने से डरते हैं। और इसके विपरीत है प्रचुरता की मानसिकता या अबंडेंस माइंडसेट। हाँ, जो ये मानती है कि सबके लिए बहुत कुछ है। दूसरे की सफलता आपकी विफलता नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है, अवसर बनाए जा सकते हैं। किताब में इसे समझाने के लिए वो चिरोकी वाली दो भेड़ियां की कहानी है ना? हाँ, एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है। एक दादा अपने पोते को बताता है कि हर इंसान के अंदर दो भेड़िए लड़ रहे होते हैं। एक भेड़िया बुराई का प्रतीक है, गुस्सा, ईर्ष्या, लालच, और दूसरा है अच्छाई का, खुशी, शांति, प्रेम। पोता पूछता है, दादाजी, जीतता कौन है? कौन जीतता है? दादा जवाब देते हैं, जिसे तुम खिलाते हो। वाह, मतलब आप जिन विचारों पर ध्यान देंगे वही आपकी हकीकत बन जाएंगे। ये सुनने में थोड़ा आध्यात्मिक सा लगता है, पर इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है क्या? बिल्कुल है। हमारे दिमाग में एक चीज होती है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS कहते हैं। ये एक फिल्टर की तरह काम करता है। अगर आप लगातार अवसरों पर ध्यान देंगे तो आपका दिमाग आपको वही अवसर दिखाएगा जिन्हें वो पहले नजरअंदाज कर रहा था। अच्छा, इसीलिए किताब में विजुअलाइजेशन पर इतना जोर है। सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि उस सफलता को महसूस करना। ये आपके दिमाग को उस लक्ष्य के लिए तैयार करने जैसा है। ठीक है, तो एक बार जब मानसिकता ठीक हो गई और सुबह पर नियंत्रण हो गया, तो सवाल उठता है कि दिन को कैसे व्यवस्थित करें। और यहीं पर किताब का अगला आइडिया आता है, जो मेरे लिए तो सच में एक आहा मोमेंट था। समय नहीं, अपनी ऊर्जा का प्रबंधन करें। ये एक गेम चेंजर आइडिया है। हम सब टाइम मैनेजमेंट के पीछे भागते हैं, पर सच तो ये है कि दिन में सबके पास बराबर के, मान लीजिए 480 काम के मिनट होते हैं। हम समय को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी ऊर्जा को कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। हम अपनी ऊर्जा को समझदारी से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेखिका ने ऊर्जा के 4 स्तरों की बात की है: मौन, गुनगुनाना, गाना और चिल्लाना। ये बड़ा दिलचस्प तरीका है समझाने का। इसे ऐसे समझिए, चिल्लाना या शाउट वो समय है जब आप पूरी तरह से फोकस्ड और ऊर्जावान हैं। ये आपके दिन का प्राइम टाइम है। अपने सबसे मुश्किल काम इसी समय के लिए रखें। और बाकी के? गाना या सिंग वो है जब आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, पर शायद उतने केंद्रित नहीं। ये मीटिंग्स के लिए अच्छा है। गुनगुनाना या हम जब ऊर्जा कम हो रही है, तब आप रूटीन के काम कर सकते हैं। और मौन या साइलेंस जब आप लगभग थक चुके हैं। ये ब्रेक लेने का समय है। लेकिन एक सवाल है, ये उन लोगों के लिए तो ठीक है जो अपना शेड्यूल खुद बनाते हैं, पर जो लोग 9 से 5 की नौकरी में हैं, जहां उनका बॉस तय करता है कि कब क्या करना है, वो क्या करें? बहुत जरूरी सवाल है ये, और इसका जवाब है कि आप शायद ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि आपको क्या करना है, पर आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि आप उसे कैसे करते हैं। मतलब? मान लीजिए आपकी ऊर्जा सुबह सबसे ज्यादा होती है, पर सुबह ही एक लंबी मीटिंग है, तो आप उस मीटिंग में सबसे ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं। अपने आइडियाज दें, सवाल पूछें। और जब दोपहर में ऊर्जा कम हो, तब आप डेटा एंट्री जैसा कम दिमागी मेहनत वाला काम कर सकते हैं। तो ये अपने काम को अपनी ऊर्जा के साथ मैच करने की कोशिश करने के बारे में है, जितना भी संभव हो। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और मिथक है जिसे किताब तोड़ती है: मल्टीटास्किंग। हाँ, हम सबको लगता है कि हम एक साथ कई काम करके ज्यादा प्रोडक्टिव हो रहे हैं। राइट। जबकि रिसर्च ठीक इसके उलट कहती है। हमारा दिमाग एक समय में एक ही काम पर पूरी तरह ध्यान लगा सकता है। जिसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं, वो असल में टास्क स्विचिंग है। एक काम से दूसरे पे कूदना। हाँ, और हर बार ऐसा करने में हमारे दिमाग की ऊर्जा और समय बर्बाद होता है। स्टडीज बताती हैं कि इससे हमारी प्रोडक्टिविटी 40% तक कम हो सकती है। तो समाधान है मोनोटास्किंग, एक समय में एक काम। और शायद इसीलिए किताब का अगला पॉइंट इतना जरूरी हो जाता है, सीमाएं निर्धारित करें और उन्हें लागू करें। सीमाओं का ये कॉन्सेप्ट एमिली के लिए सिर्फ थ्योरी नहीं है। उन्होंने अपनी पहली इंटर्नशिप की एक दर्दनाक कहानी बताई है। अच्छा। उनकी बॉस ने उन्हें अपने घर के डिनर के लिए सामान खरीदने भेजा और सिर्फ $10 दिए। बिल कहीं ज्यादा था, और एक इंटर्न होने के नाते उन्होंने ना कहने की हिम्मत नहीं की और बाकी पैसे अपनी जेब से भरे। ओह,
ये एक छोटा लेकिन बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। ये दिखाता है कि जब हमारी कोई सीमा नहीं होती तो लोग उसका फायदा उठाते हैं, चाहे जानबूझकर या अनजाने में। बिल्कुल। और किताब में एक बहुत अच्छी लाइन है, लोग आपके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आप उन्हें करने की अनुमति देते हैं। और सीमाएं तय करना स्वार्थी होना नहीं है, ये आत्मसम्मान का सबसे बड़ा रूप है। लेकिन सवाल यह है कि सीमाएं तय करें कैसे? हाँ, कैसे करें? किताब का सुझाव है कि अपनी सीमाओं को अपने मूल्यों से जोड़ें। पहले यह तय करें कि आपके लिए जिंदगी में सबसे जरूरी क्या है। परिवार, सेहत, रचनात्मकता। जब आप ये जान जाएंगे तो आपके लिए अपनी नॉन नेगोशिएबल चीजें तय करना आसान हो जाएगा। और फिर आता है सबसे मुश्किल हिस्सा, ना कहना। हाँ, क्योंकि हमें सिखाया जाता है कि ना कहना मतलब किसी को निराश करना है। लेकिन किताब हमें याद दिलाती है कि नहीं एक पूरा वाक्य है। आपको हर बार लंबा चौड़ा स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब आप किसी ऐसी चीज को ना कहते हैं जो आपके मूल्यों के खिलाफ है, तो आप असल में उन चीजों को हाँ कह रहे होते हैं जो आपके लिए मायने रखती हैं। ये सारी बातें, ऊर्जा को समझना, सीमाएं तय करना, ये सब कहीं ना कहीं आत्मविश्वास से जुड़ी है। और यहीं पर किताब का आखिरी मुख्य आइडिया आता है, इम्पोस्टर सिंड्रोम को एक नए नजरिए से देखना। इम्पोस्टर सिंड्रोम मतलब ये महसूस करना कि आप एक धोखेबाज हैं, आप अपनी सफलता के लायक नहीं हैं। ये एहसास बहुत आम है। लेकिन किताब कहती है कि इम्पोस्टर सिंड्रोम हमेशा बुरा नहीं होता। ये बात थोड़ी अजीब लगती है। क्या ये सिंड्रोम को सामान्य बनाने जैसा नहीं है? आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। किताब ये नहीं कह रही कि इसे नजरअंदाज करो, वो इसके सकारात्मक पहलुओं को देखने की बात कर रही है। सोचिए, थोड़ा सा इम्पोस्टर सिंड्रोम आपको विनम्र रख सकता है। अच्छा, ये आपको ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित कर सकता है, आपको हमेशा सीखने के लिए तैयार रखता है। तो समस्या कब शुरू होती है? समस्या तब होती है जब ये एहसास आपको पंगु बना दे, मतलब आपको एक्शन लेने से ही रोक दे। लेखिका 4 पी की बात करती हैं जो इसे खतरनाक बनाते हैं। कौन से 4 पी? पहला, पीपल प्लीजिंग, सबको खुश करने की कोशिश। दूसरा, परफेक्शनिज्म, पूर्णतावाद। तीसरा, पैरालिसिस, इतना ज्यादा सोचना कि आप कुछ कर ही ना पाएं। और चौथा, प्रोक्रेस्टिनेशन, काम को टालते रहना। तो लक्ष्य इसे खत्म करना नहीं है, बल्कि इसे मैनेज करना सीखना है, ताकि ये आपको रोके नहीं बल्कि आगे बढ़ने में मदद करे। बिल्कुल, ये डर को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने जैसा है, उसे अपना फ्यूल बनाने जैसा। ये स्वीकार करना कि हाँ मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं फिर भी ये करूंगा। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो एक मूल संदेश क्या होगा इस किताब का? मेरे लिए वो संदेश ये है कि सफलता और सेहत एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। हमारा समाज हमें सिखाता है कि सफल होने के लिए खुद को जलाना पड़ता है। ये किताब उस सोच को चुनौती देती है। ये कड़ी मेहनत का विकल्प नहीं है, बल्कि कड़ी मेहनत को एक स्वस्थ और स्मार्ट तरीके से करने का एक ढांचा है। हाँ, और ये समझना कि एक व्यस्त जीवन और एक पूर्ण जीवन में बहुत बड़ा फर्क है। सफलता इस बात से नहीं मापी जानी चाहिए कि आप कितने थके हुए हैं, बल्कि इस बात से कि आप कितना पूर्ण महसूस करते हैं। बिल्कुल। ये किताब हमें याद दिलाती है कि हमारे पास अपनी मनचाही जिंदगी बनाने की शक्ति है। ये आसान नहीं है, लेकिन ये संभव है। तो इस चर्चा के अंत में एक विचार जो मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहती हूँ, वो ये है, किताब में पूर्णतावाद को इम्पोस्टर सिंड्रोम का एक कारण बताया गया है। लेकिन क्या होगा अगर हम पूर्णतावाद को एक दुश्मन की तरह देखने के बजाय उसे एक ऐसे टूल की तरह देखें जिसे हम सोच समझकर इस्तेमाल करते हैं? जिंदगी के किन हिस्सों में अच्छा होना ही काफी है और कहाँ पर सच में उस आखिरी 1% मेहनत की जरूरत है? शायद स्मार्ट होना इसी में है कि इन दोनों के बीच का फर्क कैसे और कब किया जाए। ये था आज का विश्लेषण। हालांकि यह चर्चा पुस्तक के पूरे पाठ का स्थान नहीं ले सकती, लेकिन यह इसकी शिक्षाओं की एक झलक जरूर दे सकती है। मुझे आशा है कि आपको यह चर्चा उपयोगी लगी होगी और मैं आगे भी आपके साथ साझा करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे बताएं कि आप अगली बार किस पुस्तक पर चर्चा सुनना चाहते हैं।